हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है सिलेक्शन प्रो पर। और जैसे कि आप लोगों को जानकारी है कि हम लोग यहाँ पर आप लोगों को एसएससी जीडी स्पेशल बैच चल रहा है आप लोगों के लिए। और लेकिन ये जो बैच है वो केवल एसएससी जीडी के लिए, केवल एसएससी जीडी के लिए नहीं है। ये आपका यूपी कांस्टेबल और सुपर टाइट भी कवर कर रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक, तो लगभग 10-12 क्लास हो चुके हैं और ये उससे अगली क्लासेज है। और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम रहेगा सीआई, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक, हालांकि सीआई और एसआई एक श्रृंखला है एक जैसे चैप्टर की, और उसमें नॉर्मली कराया जाता है पहले एसआई, बट आपको उल्टा कराऊंगा, पहले मैं आपको सीआई कराऊंगा। और ऐसा करने से आपको पता चलेगा कि आपको इतना फायदा हुआ कि जो एसआई के कॉन्सेप्ट है वो आधे से ज्यादा कॉन्सेप्ट हम सीआई में पहले ही सीख चुके होंगे। तो जब हम एसआई पर पहुंचेंगे तो आधे कॉन्सेप्ट हमारे पहले ही क्लियर हो जाएंगे और सीआई हमारा पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और इसमें देखते हैं कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या रहने वाला है। तो कॉन्सेप्ट सीखने से पहले हम सबसे पहले ये देखेंगे, कॉन्सेप्ट सीखने से पहले हम सबसे पहले ये देखेंगे कि सर एक्चुअल में सीआई होता क्या है, कैसे फंक्शन करता है और क्या इसकी कैलकुलेशन रहेगी। चलिए, कंपाउंड इंटरेस्ट, कहे तो चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है जी। क्या रहेगा? चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक, चक्रवृद्धि ब्याज थोड़ा ऊपर चला गए। कंपाउंड इंटरेस्ट, अब जरा ध्यान से समझना कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। देखो, हमारे पास दो तरीके के ब्याज होते हैं, एक होता है साधारण ब्याज और एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। एक तो होता है साधारण ब्याज और एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। देखो, जो ये साधारण ब्याज है ना, ये केवल और केवल मूलधन पे कैलकुलेट होता है, केवल मूलधन पर, इसके अलावा और किसी पर नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 1,000 रुपये है और 5% की दर से हम काम कर रहे हैं। ठीक, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सर पहले साल जो ब्याज जाएगा वो 1,000 का 5%, 5 रुपये ही जाएगा, मतलब 50 रुपये ही जाएगा। दूसरे वर्ष भी अगर देखें तो सर दूसरे वर्ष भी 50 ही जाएगा, क्योंकि वो अभी भी उसी 1,000 पे कैलकुलेट हो रहा है और उतने ही परसेंटेज के साथ कैलकुलेट हो रहा है। ठीक, अभी भी, यानी कि अगर आगे बात करें तीसरे वर्ष, तो तीसरे वर्ष भी वो 50 रुपये ही जाएगा। इस नियम के आधार पर मैं ये कह सकता हूं आपको कि जो साधारण ब्याज है, जो साधारण ब्याज है वो प्रत्येक वर्ष बराबर होता है। कह सकते हैं जो साधारण ब्याज है वो क्या होता है, प्रत्येक वर्ष बराबर होता है, सेम होता है। ठीक, जैसे इस साल गया 50, इस साल गया 50, इस साल गया 50। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज की कहानी कुछ थोड़ी सी बदली बदली सी है, तो उस कहानी को समझते हैं और देखते हैं क्या है जी बदली बदली सी। जो ये चक्रवृद्धि ब्याज होता है ये मूलधन पे तो कैलकुलेट होगा ही होगा, लेकिन साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर होगा, जो पिछला वर्ष होगा, उस वर्ष में जितना भी अभी तक टोटल ब्याज बना, उस वर्ष तक, पिछले वर्ष तक टोटल जितना भी ब्याज बना उस सारे पर भी कैलकुलेट होगा। ये देखते हैं। पिछले वर्ष के ब्याज पर भी कैलकुलेट होगा। ठीक है, पिछले वर्ष के ब्याज पर भी कैलकुलेट होगा। ये ऐसा नहीं कि केवल मूलधन पे कैलकुलेट होगा। साधारण ब्याज कैसा था? साधारण ब्याज केवल और केवल मूलधन पे कैलकुलेट हो रहा था, लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो मूलधन प्लस पिछले वर्ष के ब्याज दोनों पर कैलकुलेट होगा। अब देखो कैसे। इस मान लीजिए पहले मैं मूलधन पे कैलकुलेट कर लेता हूँ, सेम अमाउंट मान लेता हूँ 1,000 रुपये, 5%। इसकी कैलकुलेशन होती कैसे है?
जैसे पहले वो साधारण ब्याज की तरह मूलधन पे कैलकुलेट होगा, यानी कि यहां पर ये 50 होगा, यहां पर भी ये 50 होगा, और यहां पर भी ये 50 होगा। लेकिन आगे की कहानी अब समझो आप। इससे पहले जितना भी ब्याज है, अब ये तो इससे पहले नहीं है, ये तो सेम ईयर है। ये जैसे अगर मैं पहले वर्ष की बात करूं तो ये तो पहली बार का ब्याज है, इससे पहले तो कोई ब्याज है ही नहीं, तो केवल मूलधन पे कैलकुलेट हो जाएगा। तो हम इस नियम के आधार पे कह सकते हैं कि पहली बारी का मूलधन मतलब पहली बारी का साधारण ब्याज और पहली बारी का चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा सेम होगा यदि मूलधन और दर सेम है। ठीक, पहली बारी का साधारण ब्याज और पहली बारी का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो दोनों के दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं सर। ठीक है ना, क्योंकि यहां पर केवल मूलधन पे कैलकुलेट हुआ, पहली बारी में यहां पर भी केवल मूलधन पे ही कैलकुलेट होगा। हालांकि होना वो पिछले वर्ष के ब्याज पे भी चाहिए था, लेकिन ये तो सबसे पहली बार का ब्याज है, तो इससे पिछले वर्ष का ब्याज कहाँ आया, तो नहीं आया, तो इसमें पिछले वर्ष के ब्याज पर होगा ऐसा नहीं कहा जा सकता यहाँ पर। लेकिन जैसे हम दूसरे वर्ष पर पहुंचते हैं तो सर मूलधन पे तो कैलकुलेट होगा ही होगा, मूलधन पे कैलकुलेट होगा कितना है, 50। लेकिन इसी के साथ साथ मूलधन के साथ साथ ये पिछले वर्ष के ब्याज पे भी कैलकुलेट होगा, और पिछले वर्ष का ब्याज कितना है, 50। और पिछले वर्ष मतलब पिछले एक वर्ष नहीं, पिछले उससे पीछे जितने भी वर्ष हैं उन सभी के टोटल ब्याज पे कैलकुलेट होगा। ठीक? जैसे मान लीजिए 50 है तो 50 का 5%। दूसरी बात, किसी भी वैल्यू का 5% निकालना बड़ा आसान काम है। ठीक, कैसे आसान है वो देख लेते हैं। किसी भी वैल्यू का अगर आपको 5% निकालना है तो आप उसमें क्या करें, एक पॉइंट पीछे शिफ्ट करते हैं। तो जैसे ही एक पॉइंट पीछे शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 5, और फिर उसका कर देते हैं आधा, क्योंकि एक पॉइंट पीछे शिफ्ट करने का मतलब होता है 10%। क्लियर है, एक पॉइंट पीछे अगर हम शिफ्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है 10% कैलकुलेट कर दिया। जैसे 50 का 10% निकालेंगे तो एक पॉइंट पीछे शिफ्ट कर देंगे और वो कितना आएगा, 5, और वो क्या कहलाएगा कि हमने 50 का 10% निकाल दिया, बट एक्चुअल में कितने परसेंट निकालना है, हमें निकालना है 5%, तो उसका आधा कर देते हैं, उसका आधा। तो जैसे ही उसका आधा करेंगे 5 का तो ये हो जाएगा 2.5। क्लियर है यहां तक की बात, प्लस प्लस। अब आगे समझते हैं। जैसे सर यहां पर ये मूलधन पे हम कैलकुलेट कर चुके हैं, इससे पीछे जितने भी वर्ष हैं उन सब का जो टोटल है, पीछे जो जितने भी वर्ष हैं उन सब का जो टोटल है उसमें कितना ब्याज बनना है, 102.5। अब मान लीजिए आपको इसका 5% निकालना है, तो क्या करें, पहले इसका 10% निकाल ले जो कि होगा 10.25, और फिर क्या करें, उसका आधा कर दें। तो इसका आधा करेंगे तो कितना बैठेगा बताना जरा एक बार। 5.125, बिल्कुल 5.125। यहाँ तो कोई दिक्कत। और ये सारा कुछ कैलकुलेट होने के बाद ये पूरा टोटल अगर आप करते हैं तो यही क्या कहलाता है, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक, देखें जी, 50 50 50 150 155 157 और 5 और 1 कितना हो जाएगा, 157.625, 157.625। क्लियर यहाँ तक की बात। ठीक, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना बड़ा आसान है, क्या कि सर, अच्छा इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो पहले वाला पोर्शन है ना, ये पहले वाला पोर्शन वही है जो हमने साधारण ब्याज पे निकाला था। तो होगा क्या, इससे हमारा साधारण ब्याज भी क्लियर हो जाएगा। ठीक, हमें अलग से साधारण ब्याज के लिए ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, तो ये तो हो गया आपका साधारण ब्याज, और ये पूरा हो गया आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब इस पूरे का टोटल पूरा चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। अगर मान लीजिए कभी आपसे पूछता है कि बताइए सर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सर ये तो आपका साधारण ब्याज है, और ये पूरा चक्रवृद्धि ब्याज है। अगर इसमें से मैं ये वाला एरिया घटा दूं तो जो बचेगा ये वाला एरिया, ये आपका साधारण जो ये वाला एरिया होगा वो साधारण और चक्रवृद्धि का अंतर कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। तो बाई चांस कभी अंतर निकालना हो तो भी ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। पहले वाला जो मूलधन पे कैलकुलेट हुआ वो साधारण ब्याज होता है, उसे अगर मैं वहां से माइनस कर दूं तो क्या बचेगा, अंतर बचेगा। क्लियर इतनी बात। चलिए, लेकिन अभी इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन इस तरीके से नहीं करनी, करनी कैसे वो मैं बताता हूँ। यहाँ तक का आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। इससे कैलकुलेशन आपको ऐसे नहीं करनी सर।
एक सेकंड। हाँ जी, चलिए सर, देखो कैसे कैलकुलेट करना है। एक छोटी सी कैलकुलेशन समझाऊंगा, वहां से समझना। मान लीजिए 1,000 रुपए की धनराशि पर 10% की दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, आपको क्या निकालना। ठीक है, तो आप किस तरीके से निकालेंगे वो समझिए। चलिए 4 वर्ष का ब्याज निकालना है, तो कितनी बार ब्याज जाएगा पहले वो लिखना पड़ेगा आपको। 4 वर्ष में कितनी बार ब्याज जाएगा? 4 बार, बिल्कुल। 4 वर्ष में कितनी बार ब्याज गया? 4 बार। ठीक, पहले वाला जो ब्याज होता है वो केवल और केवल मूलधन पे कैलकुलेट होगा, यानी कि 1,000 पर। 1,000 का 10% 100, 1,000 का 10% 100, फिर से 100, और यहां पर फिर से 100 प्लस इससे पीछे जितने भी वर्ष है और उन सब वर्षों का जो टोटल ब्याज है उस पूरे का 10% निकालना है। ऐसे तो बताया था, बट आप इस तरीके से मत करना। अगर आपको क्वेश्चन को और भी आसान करना है, कैलकुलेशन को और भी आसान करना है, तो इस क्वेश्चन को हम कुछ ऐसा करेंगे। आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखना जो मैं बता रहा हूं, इसके बराबर वाली वैल्यू को छोड़ दीजिए, छोड़ दिया, और इसी लाइन में इससे ऊपर का टोटल क्या है उसका 10% निकालिए। अभी तक वही बात है जो पहले थी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा चेंज होगा, समझो। आप याद रखना, पहली बारी में 1 बार ब्याज जाएगा, दूसरी बारी में 2 बार ब्याज जाएगा, तीसरी बारी में 3 बार ब्याज जाएगा। जैसे मैं बता रहा हूं वैसे करना। इस अकेले कॉन्सेप्ट से आपका चक्रवृद्धि ब्याज का कैसा भी कोई भी क्वेश्चन हो सब सोल्व हो जाएंगे A to Z। ठीक, थोड़ा सा चेंज करने के कारण, थोड़ा सा चेंज करेंगे, हर क्वेश्चन आपकी रेंज में होगा। ठीक, चलिए इसके बराबर वाली वैल्यू छोड़ दीजिए, छोड़ दी। उससे ऊपर कितना है 200, उसका 10% 20। इसके बराबर वाली वैल्यू छोड़ दीजिए। ठीक, सेम वही कॉन्सेप्ट। इससे ऊपर कितना है 10, उसका 10%। समझ में आ रही है बात? अगर आप टोटल करेंगे ना तो है वही कि आप 210 का अगर 10% निकालेंगे तो 21, लेकिन हम मुझे अलग अलग करके लिखेंगे। ठीक, इसके बराबर की वैल्यू छोड़ दीजिए, और इससे ऊपर का टोटल कितना है 300 का 10% 30। इसके बराबर की वैल्यू छोड़ दीजिए, और इससे ऊपर कितना है 20, 20 का 10%। इससे ऊपर कितना है टोटल 30, और 30 का 10%। इसके बराबर की वैल्यू छोड़ दीजिए, और इससे ऊपर कितना है 1, उसका 10% 0 पॉइंट। बताइए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। बराबर का छोड़ो, उससे ऊपर का पूरे का टोटल का परसेंटेज, यही करना है। चक्रवृद्धि ब्याज का एक एक क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। ठीक, चलिए जी पूरा टोटल करते हैं। 1 2 3 4, कितना हो गया 400, 460, 463, 464, तो आपका ब्याज आ जाएगा 464.1। कोई दिक्कत किसी को? ठीक, अब दूसरी बात, एक ट्रिक भी है इसी के अंदर, एक ट्रिक बन जाती है, इसी ट्रिक बन जाती है। और ट्रिक मैक्सिमम जो काम करेगी वो काम करेगी 4 वर्षों के लिए। जो ट्रिक है वो काम करेगी कितने वर्षों के लिए? 4 वर्षों के लिए। अगर ये कंडीशन है, ट्रिक है तो कंडीशन भी है। यदि मूलधन और ब्याज की दर यदि मूलधन और ब्याज की दर प्रत्येक वर्ष बराबर है, प्रत्येक वर्ष बराबर मतलब ऐसा नहीं कि 1,000 रुपये अगर मूलधन है तो ब्याज की दर भी 1,000 होनी चाहिए, नहीं। यानी कि अगर शुरुआत में 1,000 रुपये का मूलधन है तो मूलधन में कोई बदलाव ना हो। ठीक, अगर 10% की ब्याज की दर है तो ब्याज की दर में कोई बदलाव ना हो। जैसे कि यहाँ पर 1,000 ही था, 10% था। हालांकि क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं वो वर्षों के आधार पर आपके दर को भी बदल देगा। क्या देगा? पहले वर्ष 10%, दूसरे वर्ष 8%, तीसरे वर्ष 15%। तब ये ट्रिक काम नहीं करेगी। ठीक, और ऐसे जो क्वेश्चन आएंगे उन्हें कैसे टैकल करेंगे मैं भी कराऊंगा आपको सब प्रैक्टिस में। ठीक, दूसरा
वो कभी कभी मूलधन को बदल देता है कि किसी व्यक्ति ने 1,000 रुपये निवेश किए, अगले साल 1,000 रुपये और लगा दिए तो मूलधन हो गया 2,000 रुपये, फिर उसमें से 500 रुपये फिर निकाल लिए तो मूलधन हो गया 2,500 रुपये। तो इस तरीके से वो मूलधन भी बदल सकता है। यदि ना तो मूलधन बदला हो और ना ही बदले ब्याज की दर, तो उस कंडीशन के लिए लगाएंगे सर हम ये ट्रिक। कैलकुलेशन आसान करेंगे कैसे, जो हर वर्ष ये वैल्यू होगी वो सेम होगी, क्योंकि सबसे पहली जो वैल्यू होती है, ए में लिख देता हूं, सबसे पहली जो वैल्यू होती है ना वो सब की सब मूलधन पे कैलकुलेट होती है। प्लस ये वैल्यू अगर बी है तो अगली वैल्यू इससे 2 गुना होगी और उससे अगली वैल्यू 3 गुना होगी। फिर ये वैल्यू अगर सी है तो इस वाली लाइन में 3 गुना हो जाएगी 3c, और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी डी। इसमें आपको बस ए बी सी कैलकुलेट करनी है। जैसे पहले चेक किया आपने 10 तो धड़ाधड़ 100 लिख दो, फिर इसका 10% निकाला तो कितना है 10, उसका 2 गुना उसका 3 गुना, ठीक। या फिर 20 और 10 30 ऐसे कर दो, फिर 10 का निकाला और उठा के सीधा 3 गुना, फिर इसका कैलकुलेट करा और बस का, ठीक। इसी के आधार पर एक मेथड चल जाता है रेशियो वाला कि सर 2 वर्ष के लिए रेशियो का, 2 वर्ष के लिए जो रेशियो होता है वो होता है आपका कितना 2:1, ठीक। इसे कॉन्सेप्ट बन जाता है, रेशियो कॉन्सेप्ट बन जाता है कि 2:1, 3 वर्ष के लिए 3:3:1 इस तरीके से, ठीक। तो ये रेशियो बहुत सी बार पेपर में भूल जाते हैं, दिमाग से उड़ जाते हैं, हालांकि इन्हें भी याद करने की एक ट्रिक है, बट जब मैं आपको इस मेथड से करा ही नहीं रहा हूं तो इसी वजह से ना मैं ट्रिक बता रहा हूं और ना ही मैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में बता रहा हूं, क्योंकि ये जो रेशियो वाला कॉन्सेप्ट है वो अगर आप सीख रहे हैं तो घूम फिर के आखिरी में जाते जाते आपको आना फिर भी इसी मेथड पे पड़ेगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन आप रेशियो से नहीं कर सकते, ठीक। सारे क्वेश्चन आप इस मेथड से नहीं कर सकते, बट जो ये मैं करा रहा हूं इससे आपके सीआई के एक एक क्वेश्चन किसी भी लैंग्वेज का किसी भी तरीके का सारे क्वेश्चन टैकल होंगे। क्लियर है? इसी वजह से हम स्टार्टिंग में एक ऐसे मेथड की बात करेंगे जिससे हमारे सारे क्वेश्चन हो जाए और हमें हर क्वेश्चन के लिए कुछ नया ना सीखना पड़े और सबसे तेज हो। इससे तेज भी होगा और सारे भी होंगे, तो और क्या चाहिए हमें, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से बन गया ए बी 2b 3c सी 3c और डी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस कराता हूं। हाँ जी, तो इसे मैं हटा देता हूं और फिर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मैं शो कर दिया। हाँ जी, ये रहा क्वेश्चन आप लोगों से। 3600 रुपए की धनराशि को 16 सही 2/3 वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए एक बैंक में जमा किया गया, तो बताइए 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो बताइए, हाँ, तो बताइए 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखो, अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि जब कभी भी आपको जो परसेंटेज है वो मिश्रित भिन्न के रूप में दिखाई दे तो हम उसे फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे। जैसे उसने कहा है 36,000 रुपए की धनराशि है और 16 से ही 3600 ही है, 16 से ही 2/3% की दर पे हमें काम करना है और जो हमें काम करना है वो 2 वर्ष के लिए काम करना है। जब कभी भी आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना हो किसी भी भिन्न का तो आप उसे भिन्न के रूप में लिख लेंगे और 16 से ही 2/3 का मतलब कितना होता है 1/6। 1/2 का मतलब तो सर 50% होता है, ठीक है ना, 1/6। अब कितने वर्ष की बात हुई, कितनी बार ब्याज जाएगा, 2 बार। जो ब्याज जाएगा वो कितनी बार जाएगा सर, 2 बार। अब आगे समझिए इसमें सर जी, पहला जो ब्याज कैलकुलेट होता है वो किस पर कैलकुलेट होगा, मूलधन पर। तो मूलधन का 1/6, ठीक, मूलधन का 1/6, तो 3600 का 1/6 मतलब कितना बैठेगा 600, ठीक है। फिर से 3600 का 1/6 यानी कितना बैठेगा 600, प्लस फिर 600 का 1/6 कितना बैठेगा, ऐसे तो कुछ पता है
भाई बराबर की वैल्यू आप छोड़िए, उससे ऊपर जो वैल्यू है उसका आप 1/6 कैलकुलेट करेंगे, यानी कि 600 का 1/6 कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 100। तो यहाँ से जो टोटल चक्रवृद्धि ब्याज आया वो कितना है 1200, 100, 1300 आंसर। बताओ कोई मेहनत लगी क्या एक्स्ट्रा? पता है इसमें कोई कंफ्यूजन अब किसी को? चलिए तो फिर आगे। बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल एकदम आसान। और जैसे कि पिछले 2 चैप्टर कराए हैं, ठीक ठीक उसी तरीके से इस चैप्टर को भी कराने का प्रयास पूरा पूरा रखा जाएगा। और उतने ही उससे ज्यादा ही आपको समझ में आए। धीरे धीरे जैसे जैसे आप किसी एक टीचर से पढ़ते रहते हैं ना, तो स्टूडेंट्स की और टीचर की फ्रिक्वेंसी मैच होने लगती है, फिर टीचर का पढ़ाया हुआ सब समझ में आने लगता है। जहां तक टीचर बच्चे को पहुंचाना चाहता है वहां तक बच्चा फिर एग्जैक्ट पहुंच सकता है। ठीक है ना? चलिए, तो क्वेश्चन है अगला आपके पास। 1,000 रुपए की धनराशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए एक बैंक में जमा किया गया, तो बताइए 3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? चलिए करिए जरा एक बार। अभी क्या सेम ऐसे क्वेश्चन, 1,000 वाला 10% पर 1,000 रुपए की धनराशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए निवेश किया गया। 3 वर्ष के लिए निवेश किया गया। पीछे हो रहा है, तो बाद में एडजस्ट करेंगे। 3 वर्ष के लिए निवेश किया गया, ठीक। अब वो कह रहा है कि आप चक्रवृद्धि ब्याज बता दीजिए। आप बस ये देखेंगे कि सर ब्याज कितने, जो ब्याज है वो कितनी बार गया। आप बस ये देखेंगे जो ब्याज गया वो कितनी बार गया, तो आपको पता चला कि सर जो ब्याज गया वो 3 बार गया। पहली बारी में 1,000 का 10%, 100, फिर से 10% से मूलधन पे 100, फिर से 10% यानी कि 100 प्लस पहली बारी में 1 बार ब्याज, दूसरी बारी में 2 बार, तीसरी बारी में 3 बार। बराबर की वैल्यू छोड़ी, उससे ऊपर कितना है 100 का 10% यानी कि 10। बराबर की वैल्यू छोड़ी, उससे ऊपर कितना है 200 का 10% यानी कि 20। बराबर की वैल्यू छोड़ी, उससे ऊपर कितना है 10 का 10% 1, तो कितना बैठ गया 330 और 1 31। ब्याज आ गया आपका 331 रुपये आंसर। पता है इसमें कोई दिक्कत है किसी को? हाँ जी, इसमें कोई दिक्कत? करो जरा। हाँ जी, हो गया। 13,824 रुपए की धनराशि को 4 से ही 1/6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए एक बैंक में जमा किया गया, तो बताइए 3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? करें। हाँ जी। उसने कहा है 13,824 रुपए की धनराशि को 4 से ही 1/6% की दर से 3 वर्ष के लिए निवेश किया गया। कितने वर्ष के लिए निवेश किया गया? 3 वर्ष के लिए। तो 4 से ही 1/6% का पहले फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेते हैं, जिसका मतलब होता है 25/6%। 25 से कट जाएगा 4 बार, तो इसका मतलब है 1/24। अब आप क्या करेंगे, 4 से 1/6% न निकालकर डायरेक्ट 1/24 कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलिए जी देखते हैं कैसे। कितने वर्ष की बात हो रही है सर? 3 वर्ष की, तो 3 बार ब्याज जाएगा। इसका 1/24 कीजिए सर कैलकुलेट। 24 का 144, बचा कितना है 14, यानी कि 142। 24 पंजे 142 बचा ना, 24 पंजे 120, बचा कितना है? बचा कितना है 22। ये कितना हो जाएगा 4। 24 के पारी में आता है क्या? हम्म
और मैंने कितनी बार चला दिया जी? अच्छा, 24 पंजे 120, बचा कितना है? 18, यानी कि 182। 24 सत्ते 192 होता है, 24 सत्ते 168, 168। ठीक, 24 सत्ते चला रहे हम, तो ये कितना बैठेगा? 4, ये कितना बैठेगा? 1। और कहां तक आ चुके हम? यहां पर 24 का 144, 576। सेम ऐसी ये भी 576, और ऐसी ये भी 576। क्लियर है जी? अब इसका क्या करते हैं? इसे फिर से 24 से भाग करते हैं। तो ये तो सर 24 का स्क्वायर ही है, तो क्यों ना मैं डायरेक्ट इसे डिवाइड करके 24 लिख दूं। और मैंने कहा था ना कि यहां पर वैल्यू 2 आई होती है, तो 24 दूनी 48 प्लस इसका 1/24 यानी कि 1। बस टोटल कर लेते हैं आप। ठीक, टोटल कर लेते हैं। जैसे ये हो जाएगा आपका कितना? 3 से गुना कर ले डायरेक्ट, 3 से 18 हासिल को 1, और ये हो जाएगा आपका 3 सते 21 और 1 22, यानी कि 2, 3 पंजे 15 और 2 17, 8 4 12 हासिल को 1, 4 और 2 6। ठीक, और 1 7, और ये प्लस के 1। ये कितना हो जाएगा? 8 और 1 9 और 2 11। यूनिट प्लेस 1 वाला बस एक ही ऑप्शन है, वही आपका आंसर होगा। ठीक, बाकी टोटल कर लेते हैं। 8 और 2 10 और 1 11, 9 और 1 10, यानी कि 0, और ये कितना हो जाएगा आपका? 18, तो आंसर आ जाएगा 1800। ठीक, कितना आ जाएगा ये? 1801। हालांकि चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए फॉर्मूला भी है, बट जब हम सीख ही रहे हैं तो फिर हम उस तरीके से सीखेंगे जिससे हमें पेपर में क्वेश्चन करने को भी, मतलब हमारे क्वेश्चन हो सॉल्व भी हो और हमें टाइम भी कम लगे। ठीक है ना? चलिए सर, हो गया, आगे चलते हैं। इसके बाद 5,000 रुपए की धनराशि पर 2 वर्ष के लिए किसी निश्चित दर पर चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 72 रुपए है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। अब समझना है, देखो एक फॉर्मूला होता है सर, एक फॉर्मूला होता है। ठीक, क्या है फॉर्मूला? एक फॉर्मूला होता है, समझना। इस फॉर्मूला में थोड़ी सी त्रुटि भी है, तो वो भी बताऊंगा। त्रुटि है कि ओनली फॉर 2 ईयर है, ओनली फॉर 2 ईयर, केवल 2 वर्षों के लिए, ओनली फॉर 2 ईयर। ठीक, तो अब इसमें फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है आर प्रतिशत बराबर अंडर रूट डीपी, डी पी, आर प्रतिशत बराबर अंडर रूट डीपी। ठीक, आर का मतलब होता है कि सर ब्याज की क्या तो दर है, डी का मतलब होता है कितना अंतर है, और पी का मतलब है कितनी प्रिंसिपल अमाउंट है, बोले तो मूलधन है। लेकिन फॉर्मूला किस चीज का है? जब आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर की बात की जाए, लेकिन इस चीज को ध्यान रखना, ओनली फॉर 2 ईयर, केवल 2 वर्षों के लिए। ठीक, फॉर्मूला में रखते हैं जी। ब्याज की दर कितनी दी है उसने? पूछी है, बराबर अंडर रूट डी, डिफरेंस कितना दिया है? 72, और पी प्रिंसिपल अमाउंट कितनी दी है? 5,000। क्या ये 2 से कट जाएगा? 36। क्या ये 2 से कट जाएगा? 2500। बोथ साइड अंडर रूट कर दे, मतलब इसका ही अंडर रूट कर दे, बोथ साइड की नहीं है, तो ये आ जाएगा 6/50। 50 से कट जाएगा 2 बार, और आर का मान आ जाएगा आर बराबर 12% आंसर, 12% आंसर। ठीक है जी, चलिए। लेकिन सर समस्या ये है, अगर 2 वर्ष के बजाय ये 3 वर्ष का हो जाए तो? 3 वर्ष का तो फॉर्मूला है नहीं, है लेकिन वो याद नहीं होता, मुझे भी याद नहीं है, तो उम्मीद करता हूं तुम्हें भी याद नहीं होगा। ठीक, तो अगर इसी के स्थान पर ये 3 वर्ष का आ जाए तो फिर कैसे करेंगे? ठीक, तो जब भी आपको दर निकालनी है तो उसका एक तरीका और है। जब भी आपको दर निकालनी हो तो सर उसका एक तरीका और है, और वो है ऑप्शन। बट ऑप्शन से करने का भी तरीका है। आपको लगता होगा 4 ऑप्शन चेक करने, तो कभी चारों चेक नहीं करने। जैसे आपके पास ऑप्शन है 12%, 15%,
10% और 14%। सीधा है। ठीक सर, 12%, 15%, 10% और 14%, इस तरीके से है। ठीक, तो आप क्या करेंगे, आप हमेशा एक छोड़कर एक गैप लेंगे। जैसे आप क्या करें, या तो सबसे छोटी वैल्यू लें, फिर उससे बड़ी छोड़कर उससे बड़ी लें, या फिर दूसरी सबसे बड़ी वैल्यू लें, मतलब दूसरी सबसे छोटी वैल्यू ले, फिर एक छोड़कर उससे अगली ले। जैसे मैं सबसे छोटी वैल्यू ले रहा हूं, ठीक, क्या है इसमें 10, और फिर उससे बड़ी कौन सी है, उसे छोड़कर उससे अगली। तो एक ऑप्शन लूंगा मैं 10 का, एक ऑप्शन लूंगा 14 का, आंसर आ जाएगा। कोई भी दो वैल्यू उठा सकते हैं, क्रम होना चाहिए एक छोड़कर अगला। जैसे आप अगर 12 लेते हैं तो ये दूसरे नंबर की वैल्यू है सबसे छोटी, फिर एक छोड़ दो, 12 से अगली क्या है 14, उसे छोड़कर फिर क्या बची 15, तो फिर 12 और 15 लेते हैं। ठीक, मान लीजिए मैं यहां पर क्या ले रहा हूं 10, मैं 12 इस वजह से ले रहा हूं क्योंकि 12 तो सीधा ही आंसर है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आंसर तक क्या, मैं तो एकदम 12 लेके प्रूव करके एकदम कह दूंगा आंसर है, बट कि पेपर में थोड़ी पता है आपके 12 ही आंसर है, तो इसमें मैं ऐसी वैल्यू ले रहा हूं जिसमें 12 है ही नहीं। चलिए, तब आप क्या करेंगे, जो भी उसने कहा है वही काम करेंगे। उसने कहा है कि सर 5,000 रुपए की धनराशि है और इनके चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 2 वर्ष में 72 है। तो ये देखते हैं कि 10% के हिसाब से 50, 50 और 5, 10% निकाल लेना, 500, 500 और 50। अब एक चीज समझो, ये तो हो गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज, ये हो गया आपका साधारण ब्याज, अंतर कितना 50, आना कितना चाहिए था 72, तो इसका मतलब परसेंटेज आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो 10% आपका उत्तर नहीं है। अब जैसे हम बढ़ाएंगे तो कहां पर पहुंचेंगे 14 पर, 14 पंजे यानी कि 700, 700 और ये 14 का 700 का 14% आ जाएगा 98। तो ये आपका क्या है चक्रवृद्धि ब्याज, और ये क्या है आपका साधारण ब्याज। अंतर कितना चाहिए, कितना था 72, कम चाहिए था, तो यानी कि 14 नहीं है, 14 से कम क्या है 12, और तो नहीं है 15 तो इससे ज्यादा है, तो 14 से कम क्या है 12, यही आपका ये ऑप्शन। ठीक, आपके क्वेश्चन का जो भी आंसर आया उसके अकॉर्डिंग आप बड़े और छोटे को मैनेज कर दीजिए। ठीक, कि आपको आंसर ज्यादा चाहिए या आपको आंसर कम चाहिए, और उसके आधार पर निकाल देंगे हम। ठीक है ना, करो एक बार। तो अगर बाई चांस कभी 3 वर्ष का आ जाए या कुछ ऐसा आ जाए कि आप नहीं कर पा रहे, तो आप ऑप्शन में इस तरीके से ऑप्शन पिक कीजिए और आपका आंसर जरूर आएगा। ठीक, बाकी हर एक दर निकालने की एक अपनी ट्रिक है। जैसे 2 वर्ष के लिए अगर चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर आपको दे दिया जाए तो उसकी ट्रिक क्या है, तो उसका एक फॉर्मूला है R% बराबर √DP। वो ट्रिक सब मैं इंडिविजुअल बताऊंगा, लेकिन किसी क्वेश्चन में यदि आप फंस जाते हैं उससे बाहर निकलने के लिए दर में आप ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। क्लियर है इतनी बात, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। चलिए फिर आगे। हाँ जी, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, उसी के जैसे एक क्वेश्चन आ गया, बट आ गया 3 वर्ष का। ठीक, लेकिन इस बार उसने दर नहीं पूछी, धनराशि पूछी है, तो है तो सेम वही कॉन्सेप्ट। ठीक, तो फिर 3 वर्ष को कैसे करेंगे। अगर वो दर पूछता ना यहाँ पर तो मैं ऑप्शन लगा देता एकदम, बट उसने आपसे दर नहीं पूछी सर। ठीक, तो मैंने कहा ना, मैं आप स्टार्टिंग में मैंने आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताया जिसमें आपको कोई भी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, वो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने वाला सारे क्वेश्चन उससे हो जाएंगे, ये भी हो जाएगा। जैसे उसने कहा है किसी राशि पर, तो मैं धनराशि मान लेता हूँ P 100 रुपए है, जो P है मैं मान लेता हूँ कि वो 100 रुपए है। ठीक, वो क्या कह रहा है, उसने कहा 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो डिफरेंस है और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो 31 रुपए है, 31 रुपीज है। ठीक, तो अब आप क्या करेंगे, कितने की दर से कहा उसने 10% की दर से आप 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर अपने पास से निकाल लें कितना होगा। जैसे 100 मान रखा है, 3 वर्ष में कितनी बार ब्याज जाएगा 3 बार, उसका 10% कितना होगा 10, यहां पर क्या होगा 10, यहां पर क्या होगा 10,
यहां पर होगा 1, यहां पर होगा 2 और यहां पर आ जाएगा 0.1। अगर देखा जाए तो सर ये पूरा का पूरा क्या है, साधारण ब्याज, और ये पूरा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो अगर इसमें से मैं साधारण ब्याज हटा देता हूं तो क्या वो अंतर आ जाएगा साधारण और चक्रवृद्धि का। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो डिफरेंस कितना है, 31 का। मेरे हिसाब से वो डिफरेंस कितना है, 3.1 का। पॉइंट हटाऊंगा, 1 0 इधर और 31 से कट जाएगा ये 10 बार, तो 1 का मान कितना आ गया आपका 10। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? धनराशि पूछिए उसने, धनराशि क्या आ जाएगी 100, 1 का मान 10 तो 100 का मान 1000। बताइए कोई भी मेहनत लगी क्या? ठीक, चैप्टर आसान है, इसे जबरदस्ती भारी नहीं बनाएंगे किसी भी तरीके से। ठीक, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको ए और बी वाला कॉन्सेप्ट सिखाया था ना, ए ए ए ए। अगर आपको वो नहीं पता ना, यदि किसी विद्यार्थी को वो बात नहीं पता, तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो उसे ये क्वेश्चन करा दे। ठीक है ना? तो मैं पहले ही कह रहा हूं, जितनी भी बात बताऊंगा, ठीक, बहुत जरूरी बात बताऊंगा और बहुत क्वेश्चन को सोल्व कर सके ऐसी बात बताऊंगा आपको हमेशा। ठीक है, चलिए देखते हैं। 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का अनुपात। उसने क्या दिया सर, 2 वर्ष के CI SI का डिफरेंस अनुपात 3 वर्ष के CI और SI के डिफरेंस का जो रेशियो है ना, वो 8 रेशियो कितना 25 है। 8:25, 8:25। जब भी आपको ऐसा कुछ दे दिया जाए, 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज, 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज, तो आप ये चार्ट बना ले, ए बी, 2B और ये C। ठीक, अब आप देखिए उसने कहा 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, तो ये चक्रवृद्धि ब्याज है 2 वर्ष का और ये साधारण ब्याज है, तो उसके हिसाब से ये अंतर कितना है 8। तो क्या मैं कह दूं, मेरे हिसाब से तो अंतर है B, और B का मान कह सकता हूं मैं कितना है 8। ऐसी 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, तो ये पूरा चक्रवृद्धि ब्याज और ये पूरा साधारण ब्याज, तो जो अंतर होगा वो होगा 3B प्लस के C बराबर 25। B की वैल्यू कितनी निकाली अभी, 8 दिया, क्या C बराबर 1 आ जाएगा। इसका मतलब B की वैल्यू क्या है आपकी 8 और C की वैल्यू क्या है आपकी 1। उसे पूछा ब्याज की दर बताइए, काम होगा खत्म। मैंने बताया था ना, अलग अलग अगर आप याद रखेंगे, अलग अलग जैसे समझाया जा रहा है, अगर वैसा करेंगे आपका एक एक क्वेश्चन होगा। ठीक है ना? क्योंकि मैंने कहा ना कि मैं आपको यहाँ पर कोई डेमो क्लास नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको प्रॉपर लेक्चर पढ़ा रहा हूँ जीडी के हिसाब से। ठीक, जीडी यूपी कांस्टेबल और तुम्हारा सुपर टेट के आधार पर। ठीक है ना? तो चलिए देखते हैं, ये वाली वैल्यूज के बराबर की वैल्यू छोड़ दो और उससे ऊपर जो है उस पर कैलकुलेट हुई होगी, और कैलकुलेट करके कितना आया होगा 1। तो फिर मुझे निकालना है कि जो ये 1 है ये इस 8 का कितने प्रतिशत है, तो कितना आएगा ये, तो ये आ जाएगा 12.5%। समझ में आई बात? ठीक, स्क्रीनशॉट लीजिए। अच्छा भाई, अगर आपको ये पढ़ाई हुई सारी क्लासेस बहुत अच्छे से समझ में आ रही है और जो एफर्ट मैं कर रहा हूं यदि वो आपको समझ में आ रहे हैं, ठीक, तो फिर आप इस चैनल को शेयर जरूर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप यहाँ पर जोड़ेंगे। ठीक है ना? चलिए, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 10,000 रुपए का 20% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब ये बात आ गई अर्धवार्षिक। ध्यान रखना, जो अर्धवार्षिक शब्द होता है ये ब्याज की दर को भी क्या कर देता है, आधा। ठीक, जो ये अर्धवार्षिक शब्द है ये ब्याज को क्या कर देगा, आधा। ठीक, जैसे उसने कहा 10,000 रुपए की धनराशि है, ठीक, 20% वार्षिक दर से काम कर रहे हैं। ठीक, और वो कह रहा है 1.5 वर्ष के लिए। अर्धवार्षिक का मतलब होता है
सर 6 माह में एक बार ब्याज जाएगा। अर्धवार्षिक का मतलब क्या होता है? सर 6 माह में एक बार ब्याज जाएगा, ठीक। और ब्याज की दर हो जाएगी आधी, यानी कि ब्याज की दर कितनी हो जाएगी? 10%। तो 1.5 साल का मतलब हो गया ब्याज जाएगा 3 बार, 1, 2 और 3, ऐसे ही कुछ होगा, ठीक। 10,000 का 10% निकालेंगे, 1,000, फिर से 1,000, फिर से 1,000, ठीक, फिर से 100, 200 और 10, कितने बैठे गए? 3,000, 300, 3,310 आंसर, ठीक। लेकिन सर मुद्दा यह है कि अर्धवार्षिक में आधा क्यों हुआ? ठीक, असल में आपको देखना है कि जो ब्याज लागू हो रहा है ना, ये जो ब्याज है वो जो लागू हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है। तो पता चला सर ब्याज जो है हर छठे महीने में देगा वो, कितने के रेस्पेक्ट में? पूरे वर्ष के रेस्पेक्ट में। वो ब्याज कितने माह में देगा? पूरे वर्ष के रेस्पेक्ट में। जो भी ये फ्रैक्शन बनता है हमेशा आपकी ब्याज की दर उतनी ही हो जाएगी। जैसे 6 माह मतलब 6 माह में ब्याज देगा पूरे वर्ष, यानी कि 12 के रेस्पेक्ट में। तो इसका मतलब कितना आ गया? 1/2, यानी कि आपकी ब्याज की दर भी क्या हो जाएगी? आधी। अब मान लीजिए ऐसे वो कहता है आपके तिमाही, वैसे शब्द इस्तेमाल करता क्या? तिमाही। तो तिमाही का मतलब 3 माह में एक बार ब्याज जाएगा पूरे वर्ष के रेस्पेक्ट में, यानी कि 12 के रेस्पेक्ट में। तो फिर उस तिमाही की स्थिति में ब्याज की दर हो जाता है 1/4। और आगे और भी कुछ अगर वो वर्ष देता है, माह देता है, उसके अकॉर्डिंग हम ब्याज का कितना फ्रैक्शन निकालना है वो निकाल सकते हैं। क्लियर है? चलिए जी देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा तिमाही रूप से, आगे क्वेश्चन आपके सामने तिमाही का, ठीक। उसने कहा है तिमाही रूप से संयोजित 6,000 रुपए का 40% वार्षिक दर से 9 माह का। तो तिमाही है भाई, जैसे 6,000 रुपए है और 40% की दर पर हम काम कर रहे हैं, 9 माह का पूछ लिया, लेकिन ब्याज कैसे जा रहा है? तिमाही। तिमाही का मतलब हो गया कि सर 3 महीने में एक बार ब्याज जाएगा। तो इसका मतलब 9 माह में कितनी बार ब्याज जाएगा? 3 बार। तो जितनी बार भी ब्याज जाएगा हम यहां पर उतने ही पार्टीशन कर देते हैं, 1, 2, 3। क्लियर है? 40%, लेकिन तिमाही की वजह से क्या बैठेगा? 1/4, यानी कितने पर काम करेंगे हम? 10% पर। अभी निकाल के दिखाया तिमाही का, ठीक। तो इसका 10% कितना हो गया? 600, 600 और 600, ये कितना हो गया? 60, 120 और 6, ठीक। उसने कहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज बता दीजिए। 1800, 1900, 1980, 1986 आंसर। बताइए बातें समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो जो बात मैंने बिल्कुल क्लास की स्टार्टिंग में आपको बताई थी कि जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं ना, आप बस उस तरीके से पढ़ लीजिए। आखिर तक जाते जाते आपको कभी भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि चीजें समझनी मुश्किल हो रही है। ठीक है ना? एक टीचर का काम यही होता है भाई, कोचिंग अगर चीजें भारी ही करनी है तो आप घर बैठ के भी कर सकते हैं। कोचिंग का काम होता है कि आपकी कैलकुलेशन को, आपके लिए सभी क्वेश्चनों को किस तरीके से आसान वे और एक ऐसे वे में जो इफेक्टिव है, जो प्रभावशाली है, ठीक, आपके सामने पेश किया जाए। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नहीं, कभी ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है। 3 का गुणांक को ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे 8 माह होता, ठीक, तो सर पहली तिमाही चलती, दूसरी तिमाही चलती, अब आगे कितने माह बचे? 2 माह। तो फिर हम लिखते 2/12। तो जो ब्याज की दर है वो 1/6 हिस्सा निकालते, ना कि 1/4 हिस्सा तीसरी बारी में। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। 37,500 रुपए की राशि पर 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक सही 1/3 वर्ष में कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा यदि ब्याज 8 मासिक आधार पर लिया जाता है? जब देखो 8 माह दे दिया उसने, न तिमाही है ना छमाही है, कितना है? 8 माह। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग सभी करेंगे और मैंने बता दिया कि 8 माह को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक, वो मैं आपको बता चुका।
ठीक है, चलिए तो यहीं पे करते हैं आज की क्लास समाप्त, और इसे का आंसर आप सभी क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी आप लोगों को चल रहा था क्या, सीआई, और आपका भी सीआई चलेगा। ठीक, तो तब तक के लिए लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत।